तो बच्चे, हर रोज की तरह ही आज भी हम एक सुविचार से आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सुविचार है, जो रास्ते से नहीं डरते वही मंजिल तक पहुंचते हैं। एक और बार दोहराती हूं, जो रास्ते से नहीं डरते वही मंजिल तक पहुंचते हैं। यानी कि आपके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन आपको डर के पीछे नहीं हटना है। आप बिना डरे निडर होकर आगे चलेंगे, तभी आप मंजिल तक पहुंचोगे, सफलता तक पहुंचोगे। तो इसी एक सुविचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हमने बहुत सारी बातें की थी श्वसन के बारे में। मनुष्यों में श्वसन के बारे में बात किया, प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है, कौन कौन से प्रक्रम हमारे शरीर में होता है जिसके द्वारा श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। बेटा, पिछली क्लास में हमने देखा था कि मनुष्य की भांति ही, मनुष्य की तरह ही अन्य जीव जंतु भी जो होते हैं वो श्वसन की क्रिया करते हैं या श्वसन करते हैं, है ना। तो जरा एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आज क्या करेंगे, हम अभ्यास प्रश्न करेंगे आज के। ठीक है, इस प्रश्न में, जो चैप्टर है इसमें जितने भी क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं उनको हम करेंगे। तो चलिए बच्चे, हमने पिछले क्लास में क्या देखा था? हमने देखा था अन्य जंतुओं में श्वसन, ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो दूसरे एनिमल्स में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी ब्रीथिंग प्रोसेस जो है चलता है। तो हमने देखा था कि हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियां आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य के भांति क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं या लंग्स होते हैं। तो वो भी कैसे रेस्पायर करते हैं, कैसे रेस्पिरेशन होता है उनमें? लंग्स के द्वारा ही होता है या फेफड़े के द्वारा होता है। फिर हमने तिलचटे की बात की थी, कॉकरोच की बात की थी। तो कॉकरोच के शरीर में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनके पार्श्व भाग में। तो इसी प्रकार अन्य कीटों में भी, अन्य कीट में भी शरीर में इसी प्रकार के छिद्र होते हैं, जिसे श्वास रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? श्वास रंध्र कहते हैं। ठीक है। और क्या बात की थी? तो कीटे, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जिसको श्वास प्रणाली या वातक कहा जाता है। एक और बार, कीटों में जो है गैस के विनिमय के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए जो है वायु नलियां, उसकी जाल बिछी होती है, एक नेटवर्क सा बना होता है, उसी को श्वास प्रणाल कहा जाता है। तो इतनी बातें हमने किसके बारे में की? अभी तिलचटे के बारे में की। तो उसी प्रकार से बच्चों, हमने बात की थी किसकी? अर्थवॉर्म्स में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, फ्रॉग्स में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, ये भी हमने देखा था, है ना। तो केंचुए और मेंढक में जो है किस प्रकार से श्वसन होता है, वो भी जरा देख कर आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा है बेटा कि केंचुआ जो होता है, जो यानी कि अर्थवॉर्म होता है, वो अपनी त्वचा से श्वसन श्वसन करता है। त्वचा यानी उनका जो स्किन होता है, उनसे उनकी त्वचा, उनसे उनकी श्वसन प्रक्रिया चलती है। तो केंचुए की जो त्वचा होती है वो कैसी होती है? वो स्पर्श करने पर कैसा होता है? आर्द्र होता है और श्लेष्मीय प्रतीत होता है। तो इससे गैसों का आवागमन जो है आसानी से होता रहता है। तो केचुए में श्वसन जो है त्वचा द्वारा होती है, जो त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय होता है। अब मेंढक की अगर हम बात करें, तो मेंढक जो है मनुष्य की भांति फेफड़े भी होते हैं, तथा वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होता है। तो अगर हम फ्रॉग के बारे में बात करें, मेंढक के बारे में बात करें, तो उनमें दो प्रकार के श्वसन होता है, एक तो फेफड़े द्वारा और दूसरा उनकी त्वचा द्वारा, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होता है। ठीक है। उसके बाद बेटा हमने बात की थी जल में श्वसन, किस प्रकार से जो है जीव जंतु जल में श्वसन करते हैं, यानी कि जो जलीय जीव है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं, है ना। तो जरा देखते हैं ब्रीदिंग जो है वो पानी में किस प्रकार से होता है।
पानी में, यानी कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको पता है जल जल में जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन के डिसॉल्व होने पर, पानी में डिसॉल्व होने पर, उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को जो जीव जंतु यानी कि जलीय जीव जो है लेते हैं श्वसन के लिए। तो मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं मछलियों में? क्लोम या गलफड़े या फिर जो है गिल्स जो है ये पाए जाते हैं। तो क्लोम जो है क्या करता है? जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने, ठीक है, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करता है। अगला है, क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम जो है कहां पर स्थित होते हैं बेटा? क्लोम जो है उनकी जो त्वचा है उसे बाहर की तरफ निकली होती है, जिससे क्या करते हैं, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो आराम से वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पानी में होता है उसको वो किसके लिए लेते हैं? श्वसन के लिए यूज करते हैं। अब क्लोम में जो है रक्त वाहिनियों की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। क्या होता है उसमें? जो क्लोम या गिल्स होते हैं उसमें रक्त वाहिनियों की संख्या जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब इसके होने का क्या फायदा है बच्चों? क्योंकि वहां पर गैस का विनिमय जो है आसानी से हो जाता है, क्योंकि वो रक्त से ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। तो इसी तरह से हमने देखा किस प्रकार से अन्य जीव जंतुओं में श्वसन होता है, केंचुए में, मेंढक में, उसी प्रकार से मछलियों में या एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में किस प्रकार से श्वसन होता है। बेटा फिर हमने पढ़ा था कि पौधों में श्वसन कैसा होता है। पौधों में श्वसन यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? स्टोमेटा द्वारा होता है ना, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके, जो इसमें क्या बोलते हैं, पौधों में श्वसन है ना, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया किससे होता है? रंध्र द्वारा होते हैं। ठीक है, रंध्र द्वारा होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। स्टोमेटा, स्टोमेटा या रंध्रों द्वारा जो है उनमें श्वसन होता है। तो बेटा हमने बहुत कुछ पढ़ा है इसमें। तो हम देखते हैं कि एक बार क्विक रिकैप करके कि हम कौन कौन से पॉइंट्स जो है हमने याद रखने हैं। ठीक है, तो हमने हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? तो थोड़े से पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं। सॉरी, सीखा तो उसको जरा झट से हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो पूरे चैप्टर का एक समरी हम देखेंगे और उसके बाद आपके अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। ओके बच्चों, चलिए, जिनको नोट करना है वे नोट कर सकते हैं या फिर इसको आप जो है मेरे साथ साथ जो है रिवाइज करते जाइए। तो बेटा श्वसन जो है सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य होता है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है, यह आप जानते हैं, है ना। तो क्या होता है, श्वसन कैसे होता है बेटा? श्वसन जो है या रेस्पिरेशन जो होता है सभी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होता है। इससे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। किसमें से? भोजन से ऊर्जा जो है निर्मुक्त करता है। अब दूसरा पॉइंट देखिए बच्चे, हम अंतःश्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा जो है निर्मुक्त होती है। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन हम लोग इनहेलेशन के टाइम पर यूज करते हैं उसका क्या यूज होता है बेटा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज किसमें ब्रेक डाउन करता है, किसमें जो है खंडित होता है, किसमें विखंडित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। एंड एनर्जी इज रिलीज इन द प्रोसेस। देखो इस प्रक्रम में जो है ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऊर्जा क्या होती है? निर्मुक्त होती है। वेरी गुड। अगला है, ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं।
तो ग्लूकोज का जो विखंडन होता है यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसे हम सेल्युलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चे हम लोग? कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सेल्युलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अगला देखिए, यदि भोजन यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है, उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। ओके, इफ द फूड इज ब्रोकन डाउन विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज नॉन एज एरोबिक रेस्पिरेशन और वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं उसको हम? वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन कहते हैं। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, उसको हम कहते हैं अवायवीय श्वसन। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? अवायवीय श्वसन या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो इतनी बातें आपने याद रखना है। ऑक्सीजन का उपयोग से अगर भोजन का विखंडन हो रहा है तो वो वायवीय श्वसन है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में अगर क्या हो रहा है, भोजन का या ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, वो अवायवीय श्वसन कहलाता है। अगला है, अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन से होता है। हमारे शरीर में जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं, याद रखिए, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी पेशी कोशिकाओं में क्या होता है बच्चे? ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है वो अपर्याप्त होती है। तो उस समय पर क्या होता है, हमारे शरीर में जो है भोजन का विखंडन या ग्लूकोज का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा होता है, ठीक है। तो सांस लेना श्वसन का एक चरण है, ये याद रखिए। अगला पॉइंट है, श्वास लेना जो है श्वसन प्रक्रम का एक चरण है, जिसमें जीव समृद्ध वायु को यानी कि ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को क्या करता है? बाहर निकालता है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा श्वसन के दौरान? श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रम होता है, उसमें क्या होता है बताइए? जी हाँ, सांस लेना जो है श्वसन प्रक्रम का एक चरण है, जिसमें क्या होता है, जीव क्या करते हैं, सजीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को, ठीक है, ऑक्सीजन से युक्त वायु को, ऑक्सीजन रिच एयर को क्या करते हैं? बिल्कुल सही, वो अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो अन्य जीवों में जो होती है, यानी कि हर जीवों में गैसों का जो विनिमय होता है, वो अलग अलग जीवों में अन्य अन्य प्रकार से होता है। देखो, अंतश्वसन या निश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं। अंतश्वसन के समय क्या होता है बेटा? हमारे फेफड़े, जो हमारे लंग्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? ड्यूरिंग इनहेलेशन आवर लंग्स एक्सपैंड, है ना, हमारे लंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सपैंड हो जाते हैं। और उच्चसन के साथ ये अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। और क्या होते हैं बेटा? जब लंग्स जो है, जब हमारे शरीर में उच्च श्वसन होता है, क्या होता है उस टाइम पर? एक्सलेशन के टाइम पर क्या होता है बताइए? हमारे लंग्स की अवस्था कैसी होती है? या ओरिजिनल स्टेट में ये आ जाती है, ठीक है। तो अंतश्वसन निश्वसन में हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। उच्चवसन में वो मूल अवस्था में या उसकी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। अगला देखिए बच्चे, अगला है शारीरिक
सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाता है। शारीरिक सक्रियता यानी कि अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटीज एनहेंसेस, क्या किसको एनहेंस करता है? रेट ऑफ ब्रीथिंग, है ना। श्वसन दर जो है, श्वसन दर को बढ़ा देता है। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर हम दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उस समय क्या होता है? हमारी शरीर की सक्रियता, एक्टिविटीज जो है हमारी बढ़ जाती है। तो क्या होता है? श्वसन दर भी बढ़ जाता है। क्या कारण है श्वसन दर बढ़ने का? क्योंकि हमारे हमारे शरीर को, हमारे सेल्स को किसकी आवश्यकता होती है? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए अगला है, गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। तो कुछ जीव हैं जिसके जिनमें जो होती है श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम जो होता है ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग होती है वो कैसे होती है? ह्यूमन बींग्स की तरह ही होती है। अगला है, देखिए, केंचुए में गैसों का विनिमय उनकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। तो अर्थवॉर्म्स में जो है गैसेस एक्सचेंज जो होती है उनके मॉइस्ट स्किन से होता है, यानी कि आर्द्र त्वचा से होती है। और मछलियों की अगर हम बात करें तो मछलियों में यह क्लोम से होता है। कहां से, कैसे होता है? मछलियों में ये क्लोम द्वारा होता है, या गिल्स द्वारा। वे क्या करते हैं? गिल्स जो है उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, तो केंचुए में हमने देखा, याद रखिएगा, आर्द्र त्वचा जो होती है उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है। क्या होती है बेटा? आर्द्र त्वचा। और कीटों में क्या होता है बच्चे? कीटों में जो होती है, इंसेक्ट्स में जो होते हैं, उनके श्वास प्रणाल द्वारा, ट्रकिया द्वारा जो है उनका रेस्पिरेशन होता है। ओके, अब देखो लास्ट का जो पॉइंट था वो था हमारा प्लांट्स में कैसे होता है ना। प्लांट्स में कैसे होता है बताइए? उनमें जो है उनके टाइनी पोर्स होते हैं, है ना। वो टाइनी पोर्स क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं, या रंध्र कहलाते हैं। यहां पर मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो क्या करते हैं? रूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? टेक इन एयर प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में जो एयर होती है वो लेते हैं ना। लीव्स में क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं, जो स्टोमेटा कहलाती है। वो क्या करते हैं? वे गैसेस का एक्सचेंज करती है, आदान प्रदान करती है। तो इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है बेटा? जो जो पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं वो सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलिए अब क्या करने वाले हैं, हम कुछ प्रश्न उत्तर को करें। सभी तैयार हैं? चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे, साथ साथ में एक दो एक्टिविटीज भी करेंगे हम लोग। चलिए बेटा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं, है ना। चलिए, यानी कि जो सही है उसके सामने आपने सही लगाना है, गलत है उसके सामने गलत, स्टेटमेंट के आगे आपने रॉन्ग देना है। तो बेटा सबसे पहला है, भारी व्यायाम के दौरान व्यक्ति की श्वास दर धीमी हो जाती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कथन सही है या गलत है? यानी कि एक व्यक्ति अगर हेवी एक्सरसाइज करता है, यानी कि एक्सेसिव एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज करता है, उस समय उसकी श्वास दर जो होती है वो धीमी हो जाती है। क्या ये कथन सही है? नहीं है, ये गलत कथन है ना। क्योंकि जब भी हम भारी कोई काम करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है। अब दूसरा देखिए बेटा, केवल पौधे केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और केवल रात में श्वसन करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि श्वसन तो हमेशा उनमें चलता ही रहता है ना। तो ये कथन भी गलत है। आगे देखिए, मेंढक अपनी त्वचा के साथ साथ अपने फेफड़ों से भी सांस लेते हैं। तो हमने पढ़ रखा है कि मेंढकों में दो प्रकार के रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। एक तो होता है उनका लंग्स द्वारा, और दूसरा होता है उनकी त्वचा यानी कि उनकी स्किन द्वारा, है ना। तो ये कथन क्या है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है।
ओके। अब अगला देखिए, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े नहीं होते हैं, ये गलत कथन है ना। क्या होते हैं उनमें? गिल्स हो पाई जाती है। सांस लेने के दौरान छाती गुहा का जो आकार है वो बढ़ जाता है। क्या ये सही है बच्चों? सही है। हम जब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो क्या होता है? छाती गुहा की जो आकार है वो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है ना? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ती है। थोरैसिक कैविटी जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा ये सभी क्वेश्चन सबने कर लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है देखते हैं। आगे हम करेंगे, अगला एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, और वो है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, हम मैच करेंगे। आपको कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, उसको आपने मैच करना है। चलिए बेटा, यहां पे देखिए, पहला क्या है देखते हैं। श्वास प्रणाल। श्वास प्रणाल क्या होता है बेटा? एक अवायवीय जीव है। मनुष्यों में श्वसन अंग है, वक्ष गुहा से गिरी विपत्ति सॉरी रचना है। श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव है। कीटों की वायु नलियां होती है ना श्वास प्रणाल। चलिए, तो इस तरह से ऑप्शंस आपके पास है। अब देखते पिंजर क्या है बच्चों। पिंजर क्या है? पिंजर जो है यानी कि रिब केज जो है वो क्या होता है? वक्ष गुहा का पेशीय तल है, अवायवीय जीव है, मनुष्यों के श्वसन अंग है। वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना को कहलाते हैं पिंजर, है ना। जो हड्डियां जुड़ी होती है हमारी वक्षस्थल में। अब डायफ्रम क्या होता है बेटा? डायफ्रम, डायफ्रम क्या है आपको पता है? वक्ष गुहा का एक पेशीय तल होता है, यानी कि एक मस्कुलर जो लेयर होता है उसी को हम डायफ्रम कहते हैं। वो क्या करता है? लंग्स को सपोर्ट करता है। क्या करता है? लंग्स को सपोर्ट करता है, वो है डायफ्रम, और रेस्पिरेशन में उसकी सहायता करता है। रंध्र, रंध्र क्या होते हैं बेटा? स्टोमेटा क्या होते हैं? रंध्र क्या होते हैं? पत्ती की सतह का सूक्ष्म छिद्र, है ना। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसी को हम रंध्र कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, फेफड़े। फेफड़े या लंग्स वो क्या होते हैं? मनुष्यों के श्वसन अंग होते हैं, है ना। मनुष्यों के यहां पर जो दिया गया है उसमें मनुष्यों का श्वसन अंग है। ये तो सही है कि और भी बहुत सारे जीव क्या करते हैं, उनका भी श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है या लंग्स है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ईस्ट। ईस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है कि ये एक अवायवीय जीव है। क्यों अवायवीय जीव है? क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन के भी क्या कर सकता है? रेस्पिरेशन कर सकता है। तो ईस्ट जो है एक अवायवीय जीव है। तिलचटा, तिलचटा यानी क्या बेटा? कॉकरोच, है ना। श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव होता है तिलचटा। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है, तो बेटा आपके एग्जाम्स में जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे आप जो है बहुत झट से इनको आंसर्स कीजिएगा। चलिए बच्चे, अब हम क्या करने वाले हैं, अब कुछ थोड़े से लंबे टाइप के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। आप सभी तैयार हो? जिन बच्चों को नोट करना है नोट कर सकते हैं, जिन्होंने कर रखा है वो तो ओके है। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, एक शब्द या संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। तो आपने क्या करना है? शॉर्ट आंसर्स देने हैं इनके। ठीक है, छोटे छोटे आंसर्स है, ये 1 या 2 मार्क्स में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, श्वसन क्या है? पहला प्रश्न क्या है? श्वसन क्या है? तो श्वसन क्या है बच्चों? वह प्रक्रिया जिनके द्वारा जीव भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? क्या है? रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन पूछा गया है। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं, तो ये है श्वसन। जिनको नोट करना है वे नोट कर सकते हैं। आगे चलें। अगला है, अंतःश्वसन क्या है? अगला प्रश्न है,
अंतःश्वसन क्या है? तो आपने बहुत छोटे तरीके से आपने इसको आंसर देना है। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को हम अंतःश्वसन या इनहेलेशन कहते हैं। अंतःश्वसन क्या है? तीसरा है उच्छ्वसन क्या है? उच्छ्वसन या एक्सलेशन किसे कहते हैं? तो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को शरीर के बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उच्छ्वसन कहते हैं। उसको उच्छ्वसन कहा जाता है। अगला है, मनुष्य में श्वसन के मुख्य अंग कौन से हैं? मनुष्य में श्वसन के मुख्य अंग पूछा गया है। आपसे पूछा है रेस्पिरेशन का जो मेन ऑर्गन जो होता है वो कौन सा होता है? तो आपका आंसर एक ही वर्ड में आया है, फेफड़े या लंग्स। अगला है, पौधों में श्वसन किस अंग से होता है? या कौन सी ऐसे श्वसनांग है पौधों में जिनके द्वारा पौधों में श्वसन जो होता है, ठीक है, वो होता है रंध्र या स्टोमेटा। अगला प्रश्न देखिए, केंचुए किस अंग से श्वसन करते हैं? केंचुए किस अंग से श्वसन करते हैं? हम जानते हैं, बहुत भली भांति हमने पढ़ लिया है, वे अपनी त्वचा से श्वास लेते हैं। उनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है उससे वे श्वास को लेते हैं। अगला है, मछली मछली किस अंग से श्वसन करती है? मछली किस अंग से श्वसन करती है या उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? तो मछली बेटा किससे करती है? क्लोम या गलफड़े से करती है ना। चलिए आठवां देखिए प्रश्न। आठवां प्रश्न है हमारे पास, वायवीय श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? या एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी गैस की उपयोग होता है या कौन सी गैस को एसेंशियल माना जाता है? तो हम सभी जानते हैं, हम सभी क्या करते हैं बेटा? वायवीय श्वसन करते हैं, है ना। यानी कि ऑक्सीजन युक्त हवा को हम अंदर की तरफ लेते हैं। यानी कि उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन का होना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए अगला है, अगला प्रश्न देखिए, अवायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन सॉरी अवायवीय श्वसन किस गैस की अनुपस्थिति में होती है? बेटा ऐसे दोनों तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वायवीय श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? आपका आंसर रहेगा ऑक्सीजन। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि अवायवीय श्वसन जो है किस गैस की अनुपस्थिति में होती है? पूछा गया है किस गैस की अनुपस्थिति में होती है, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर जो श्वसन होता है उसे हम अवायवीय या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अगला है, शारीरिक गतिविधि में मांसपेशियों में ऐंठन का क्या कारण है? शारीरिक गतिविधि में जब बहुत ज्यादा हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है ना, स्ट्रेच आ जाता है आपके मसल्स में। तो उसका कारण पूछा गया है। तो क्या होता है, हम बहुत ज्यादा जब एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है? जी हाँ, अवायवीय श्वसन होने लगता है। मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती है उसमें क्या होता है? अवायवीय श्वसन होने लग पड़ता है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड जो है जम जाता है। यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस द स्ट्रेच इन मसल्स, है ना। मसल्स में क्या होता है? इनके कारण लैक्टिक एसिड अधिक जमा हो जाने के कारण क्या होता है? आपकी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाता है और आपको दर्द महसूस होता है। जब हम गर्म पानी से नहाते हैं या तेल का मालिश करते हैं तो लैक्टिक एसिड जो है धीरे धीरे करके पिघल जाता है और नॉर्मल रूप में आ जाता है। चलिए बेटा, अब हम देखेंगे कुछ
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न जिसको आपने थोड़े से डिटेल में लिखना होता है। ये ज्यादातर 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसको आपने 1 वर्ड में ना लिखकर, एक सेंटेंस में ना लिखकर क्या करना होता है, आपने थोड़ा सा लंबा खींच के लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न क्या है हमारा, जीवों के जीवित रहने के लिए क्यों श्वसन क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो जीवों के जीवित रहने के लिए श्वसन की क्या आवश्यकता है, ये है प्रश्न। तो हम क्या आंसर लिखेंगे उसको, श्वसन से ही जीव जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग वृद्धि, प्रजनन और अन्य सभी आवश्यक कार्यों के लिए होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, श्वसन जो है जीवों में, सजीवों में क्या प्रदान करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और उसका उपयोग वे कहाँ करते हैं, वृद्धि में करते हैं। वृद्धि यानी ग्रोथ है ना, बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसमें करते हैं। प्रजनन में करते हैं, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन में करते हैं। हमारी एनर्जी और भी किसके लिए चाहिए, हमारे जितने भी वाइटल प्रोसेसेस हमारे बॉडी में चलते हैं, वो चाहे डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, इन सभी में किसकी आवश्यकता होती है बेटा, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, इन सभी में ऊर्जा की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। और इन सभी कार्यों के लिए ही हम किसका उपयोग करते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जो हमें श्वसन से प्राप्त होता है। अगला है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। क्या करना है आपने, अंतर स्पष्ट करना है, उसको कंपेयर करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है और अधिक ऊर्जा निकलती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, कैसे डिफरेंशिएट करोगे बच्चे इसको, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है और अधिक ऊर्जा निकलती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, या भोजन का विखंडन या ग्लूकोज का विखंडन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया को समझाइए और प्रकाश संश्लेषण से इसका क्या संबंध है। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने इसको इसमें बताना है, श्वसन भी बताना पड़ेगा आपको पौधों में, साथ साथ में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको भी आपने मेंशन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, लेकिन श्वसन के लिए वे उस भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो देखा आपने, ये दोनों कनेक्टेड है ना, हमारे शरीर के तरह ही हमारे शरीर में जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें क्या करते हैं, जी हाँ, उसका जो भोजन का विखंडन होता है वो श्वसन द्वारा होता है। उसी प्रकार पौधे क्या करते हैं, पौधे हमारी तरह दूसरी जगहों से भोजन नहीं लेते हैं, वे अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, है ना। तो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा दे मेक देयर ऑन फूड, है ना, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन उनमें जो भोजन का विखंडन जो होता है वो कैसे होता है, वो श्वसन द्वारा होता है, रेस्पिरेशन द्वारा होता है, और उस भोजन का उपयोग वे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, मनुष्य में श्वसन प्रणाली, ठीक है, मनुष्य में श्वसन प्रणाली की कार्य प्रणाली को समझाइए और फेफड़े और डायफ्राम की भूमिका, जिसमें फेफड़े और डायफ्राम की भूमिका शामिल हो। तो आपने क्या बताना है यहाँ पर, रेस्पिरेशन जो है उसको बताना है, क्या क्या होता है, उसकी कार्य प्रणाली को बतानी है, यानी कि उसका जो प्रोसेस होता है उसको बताना है। और उसमें आपने ये बताना है कि उसमें फेफड़े और डायफ्राम की क्या भूमिका होती है। चले देखिए आंसर, यस,
तो डायफ्राम की गति से क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बदलता है। आपको पता है डायफ्राम जो होता है उसकी जो आकृति है, यानी कि उससे वो क्या करता है, वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ाता और घटाता है, नीचे जाता है फिर वापस आता है, ऐसे है ना। और जिससे हवा फेफड़े में अंदर आती है, किसमें, अंतःश्वसन में क्या होता है बेटा, फेफड़े, फेफड़े के अंदर जो है हवा अंदर आती है। तो उसमें क्या होता है, डायफ्राम जो है नीचे की तरफ जाता है कि नहीं। और वहां पर वक्ष स्थान की जो है उसकी जो आयतन है उसको बढ़ा देती है, एरिया जो है बढ़ा देता है। और जो है उच्च स्तन के समय क्या होता है, हवा जो है बाहर निकलती है, तो डायफ्राम क्या होता है, उसकी पूर्व स्थिति में आ जाती है कि नहीं। चलिए अगला है, अत्यधिक व्यायाम के दौरान श्वसन दर क्यों बढ़ जाता है। ये पूछा गया है कि जब हम ज्यादा एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, एक्सेस फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो उसमें हमारा श्वसन दर जो है वो कैसे बढ़ जाता है। तो क्या लिखेंगे आप इसके आंसर के तौर पर, कैसे लिखोगे, जब हम शारीरिक गतिविधियां करते हैं, शारीरिक गतिविधि बढ़ने से क्या होता है, शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस बढ़ी हुई ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए, यानी कि हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन का डिमांड होता है, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए सेल्स को, तो वहां पर क्या होता है, उसको पूरा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाती है। और इससे क्या हो जाता है, हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है, श्वसन दर जो होता है, बढ़ जाता है। हम जोर जोर से क्या करते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं, है ना, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रश्न था, अधिक व्यायाम के दौरान श्वसन दर क्यों बढ़ जाता है। तो शारीरिक गतिविधि बढ़ने से शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस बढ़ी हुई ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है बेटा, श्वसन दर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़े से और प्रश्न है हमारे पास, उनको भी कर लेते हैं, फिर ये हमारा पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, और पूरे हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। ठीक है, अब देखो प्रश्न है, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके का प्रश्न है, जो आपके टेक्स्ट बुक का प्रश्न है। ये पूछा गया है कि कोई धावक जो एथलीट होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं बेटा, फास्टर एंड डीपर, है ना, बहुत गहरी में गहरी सांसें लेते हैं, है ना। तो वैसे क्यों लेते हैं पूछा गया है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, जब कोई धावक दौड़ता है तो उसकी पेशियों की ऊर्जा की मांग जो है बढ़ जाती है, क्योंकि क्या कर रहा है, वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो उसकी पेशियों को क्या चाहिए, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, मोर एनर्जी चाहिए, है ना। तो उसकी ऊर्जा की जो, उसकी पेशियां जो होती है उसमें ऊर्जा की मांग जो होती है वो बढ़ जाती है। अब ऊर्जा की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उसे अधिक ऑक्सीजन की जरूरत है। आप बेटा ये हमेशा याद रखिए, हमारे शरीर में क्या होता है, जो हम लोग बहुत ज्यादा जब एक्टिविटीज करते हैं तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ऊर्जा की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उसे अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस लेते हैं। तो इसको नोट करके रख लीजिए, जिनको चाहिए वो नोट कर कीजिएगा बेटा। आगे चले, चलिए, यस। अब देखो पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें ये देखा था कि वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर बताना है आपने, है ना। तो अभी देखा हमने क्वेश्चन कि आपने डिफरेंशिएट करना है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। यहां पर एक प्रश्न क्या पूछा गया है, यहां पर जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि वायवीय श्वसन
और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। क्या पूछा गया है आपसे कि आपने क्या करना है, सिमिलैरिटीज भी बताने हैं, डिफरेंसेस भी बताने हैं, किसके बीच में, बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन को बेटा हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर समानताएं भी पूछी गई हैं और अंतर भी आपने बताना है। तो कैसे लिखोगे आप? यस, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं क्या है? क्या समानता है बेटा? दोनों प्रक्रियाओं में अंत में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है ना। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों में क्या होता है, ऊर्जा की मुक्ति होती है, रिलीज ऑफ एनर्जी, है ना। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर कैसे स्पष्ट करोगे? अभी हमने देखा था, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और अवायवीय श्वसन के अंत में अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनता है। देखो बेटा, इसको जरा नोट करके रखिएगा, क्या बोला गया है, अवायवीय श्वसन के अंत में एनर्जी तो रिलीज होती है, उसमें क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट बनते हैं वहां पर, अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, यीस्ट के जो हमने पढ़ा था एग्जाम्पल। और लैक्टिक एसिड आपको पता है, हमारी बॉडी में जब ज्यादा मसल्स में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है ना। जबकि वायवीय श्वसन के अंत में इन दोनों में से कोई पदार्थ नहीं बनता। वहां पर क्या बनता है बच्चों? वहां पर जो है किसका रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिलीज होता है, और सॉरी जो है उसका प्रोडक्ट बनता है और एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो आपने देखा वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर इस तरह से लिखेंगे, और हम इसके बीच में समानताएं क्या लिखेंगे बेटा? दोनों प्रक्रियाओं में, दोनों ही प्रक्रियाओं में अंत में जो है ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। यस, अगला प्रश्न देखिए, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? हम जब अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? क्यों आती है भाई, क्यों आती है छींक? देखो, जब हम धूल भरी या फिर ऐसी जगह पर जहां पर प्रदूषण हो, तो हमारे नाक के अंदर जो होते हैं ना बच्चे, हमारे नाक के अंदर थोड़े से रोम होते हैं, है ना, जो आपके नेजल हेयर्स कहलाते हैं, वो क्या करते हैं, एक हद तक वो क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर धूल मिट्टी या अन्य कण आने से प्रोटेक्ट करते हैं, है कि नहीं? बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में। तो जब धूल हमारी नाक के भीतर प्रवेश करती है तो हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली हरकत में आ जाती है। तो धूल कण जैसे अवांछित पदार्थ को बाहर निकालना, हमारे शरीर में क्या जा रहा है, एक अनवांटेड थिंग आ रहा है ना, अवांछित पदार्थ आ रहा है जो हमारे शरीर को की आवश्यकता नहीं है, हमारा शरीर उसको पहचान रहा है कि भाई ये जो आ रहा है हमारे शरीर के अंदर, ये ठीक नहीं है, ये हमारे शरीर को दोष पहुंचाएगा। तो ऐसे धूल कण और अवांछित पदार्थ को बाहर निकालने के लिए क्या करती है, हम जो है छींक लेते हैं। इसीलिए जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें क्या आ जाता है बेटा, छींक आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर की जो है एक बहुत ही बढ़िया जो है सुरक्षा प्रणाली है, जिससे कि जब भी धूल हमारी नाक के भीतर प्रवेश करती है तो हमारा शरीर, उसकी सुरक्षा प्रणाली, उसका जो सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम, जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, या जो प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, वो कार्य करना शुरू कर देती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही धूल कण या जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो चीजें होती है हमारे शरीर में आता है, तो उसको छींक के द्वारा रेजिस्ट कर देता है, उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है, इसीलिए हमें छींक आती है। चलिए, अब अगला प्रश्न है,
तीन परख नलियां लीजिए, ये आपके इसमें है। प्रत्येक में 3/4 भाग का जल से भरिए। इन्हें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली ए में एक घोंगा रखिए, परख नली बी में एक जलीय पादप रखिए, और परख नली सी में एक घोंगे और पादप दोनों को रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे बड़ी होगी बेटा? सबसे ज्यादा किस में होगी बेटा? किस में होगी? बी में होगी, है ना? तो सांद्रता जो है किस में होगी सबसे ज्यादा? बी में होगी। तो आपने देखा इस तरह से जो है, जिसमें कि हमने किस क्या रखा है? जलीय पादप रखा हुआ है। तो बेटा इसमें जो है आपने क्या करना है, ये सारे प्रश्न जो भी है ये सभी आपने अच्छी तरह से नोट करके रखना है, पढ़ के रखना है। ठीक है, पढ़ के रखना है। और क्या करेंगे आप लोग? इसको पढ़ने के बाद आप एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाना। आपके यूनिट टेस्ट वगैरह आ रहे होंगे, तो आप प्रिपेयर करिएगा अच्छी तरह से। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे? अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं? अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। और कोई भी डाउट अगर हो तो आप जरा बता दीजिएगा मुझे इस चैप्टर में। तो आज के क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।